देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर विजन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट था, बहुत अपने आप में एक अनोखा था, उसके बारे में बात करेंगे। स्काईलार्क कंपनी के ईपीसी हेड श्री एस.के. दीवान साहब हमारे साथ में आज यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं उनके बारे में। एस.के. दीवान साहब ने 1986 में बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। ये बीआरओ जो डिफिकल्ट एरियाज हमारे बॉर्डर्स पे, खासकर नॉर्थ ईस्ट एंड जे.एंड.के, वहाँ के रोडों का बनाना, उनका रखरखाव करना की जिम्मेवारी है इनकी। यानी डिफिकल्ट टेरेन में, डिफिकल्ट वेदर कंडीशन में ये काम किया है इन्होंने पूरे अपने जीवन के अंदर। उसके बाद इन्होंने सोमा इंजीनियरिंग ज्वाइन की, कॉन्टिनेंटल इंजीनियरिंग में भी काम किया इन्होंने, IL&FS भी ज्वाइन की और 2018 से स्काईलार्क में है। मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 20 साल का इनका टेन्योर था बीआरओ के साथ। 20 साल में फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। 17 साल इन्होंने जे.एंड.के में और नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, राजौरी, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, भूटान, मिजोरम, ऐसे एरियाज में इन्होंने सड़क का निर्माण किया है जहाँ पे सारे चैलेंज होते थे। इनके पास बहुत तजुर्बा है। उसी तजुर्बे से हम आज इनके पास से कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे कि जो कारगिल से 5 घंटे ऊपर चल के रंगडुम से और जंस्कार को जो रोड जाता है, जो कारगिल का हाईवे है, उसका कुछ पोर्शन स्काईलार्क को मिला था 3 पैकेज। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे दीवान साहब से। दीवान साहब बताइए, ये पैकेज कैसा था, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स आए, कैसे रोड बना, कितने साइड चौड़ाई रोड की थी और आज किस कंडीशन में आप इसको बना करके छोड़ के आए हैं। सर, ये टोटल प्रोजेक्ट कारगिल टू जंस्कार 230 किलोमीटर्स का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इसको 8 पैकेज में डिवाइड किया गया था। पैकेज 1 टू पैकेज 8। 8 पैकेजेस में से 3 पैकेज हमारे पास थे, पैकेज 5, पैकेज 6 एंड पैकेज 7। ये 230 किलोमीटर में से ये 3 पैकेज की लेंथ 98 किलोमीटर्स थी, जिसमें पैकेज 5 18 किलोमीटर, पैकेज 6 31 किलोमीटर और पैकेज 7 अबाउट 48 किलोमीटर्स का था। तो ये हम लोगों ने, हमारी जो अपॉइंटिंग डेट थी पैकेज 5-6 की, ये मई 2021 और जो पैकेज 7 की थी जून 2021 अपॉइंटिंग डेट थी, जब से काम स्टार्ट करना था हमें। और हमने ये पैकेज 5 हमने 6 महीने पहले जून 2023 में, और पैकेज 6 जो है हमने अक्टूबर 2023 में 7 महीने पहले, और पैकेज 7 अक्टूबर 2023 में 8 महीने पहले कंप्लीट कर दिया है। और इस पैकेजेस का डिटेल ऐसे है। ये 10 मीटर की हमने 2 लेन विद पेव शोल्डर्स रोड बनानी थी। पहले ये जो थी इंटरमीडिएट लेन थी, 5.5 मीटर की विड्थ थी। तो इसको हमें COS में चेंज ऑफ स्कोप मिला था, इसको इंटरमीडिएट लेन टू 2 लेन विद पेव शोल्डर कन्वर्ट करने के लिए। 2 लेन विद पेव शोल्डर 10 मीटर की लेंथ विड्थ होती थी इसकी, तो उस हिसाब से हमने ये रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। और इस पैकेज में, पैकेज 5 में हमारे 5 मेजर ब्रिज थे, 3 माइनर ब्रिज थे और 228 कलवर्ट थे। पैकेज 6 में हमारे 3 मेजर ब्रिज थे, 13 माइनर ब्रिज थे और 153 कलवर्ट्स थे। पैकेज 7 में हमारे 5 मेजर ब्रिज थे, 2 माइनर ब्रिज थे और 239 कलवर्ट्स थे। टोटल हमारे ये 98 किलोमीटर्स में 13 मेजर ब्रिज, 18 माइनर ब्रिजेस और 620 कलवर्ट थे। ये हमारे लिए जो स्ट्रक्चर्स ही एक डिफिकल्ट टास्क था, जो कि हमने टाइमली, हमने लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसीलिए हम इस वजह से इस सीजन में हम लोग ये काम पूरा कर पाए। चलो, सब इसमें काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स लगा होगा, सीनियर इंजीनियर से लेकर के लेबर तक, ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स। उनके बारे में हमें बताओ कि इस प्रोजेक्ट में किस कैटेगरी के लोग थे और कितनी संख्या में लोग थे। सर, ये पैकेज 5 में हमने
हमारे तीनों पैकेजेस में हमने ऐसे किया था, एक एक तो इंचार्ज रखा था जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर्स बोलते थे। उसके बाद उनके अंडर में दो दो डीपीएम होते थे, एक स्ट्रक्चर का डीपीएम डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, एक हाईवे का डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके अलावा उनके अंडर में फिर इंजीनियर्स रहते थे, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर्स, मैनेजर्स। जो पैकेज 5 में हमारे 12 थे, पैकेज 6 में हमारे 15 थे और पैकेज 7 में हमारे 20 के करीब थे। उसके साथ में हमें, क्योंकि ये काम हमें डे नाइट करना पड़ता है क्योंकि टाइम शेड्यूल बहुत कम था, तो हमने डे नाइट का स्टाफ किया हुआ था। उसके साथ में हमारे सुपरवाइजर्स, फोरमैन 20 करीब इसमें 25 में थे, पैकेज 5 में थे, पैकेज 6 में 30 थे, पैकेज 7 में 35 37 थे। और P&M इंचार्ज थे अलग अलग। उसके बाद P&M इंजीनियर्स थे, 3 इसमें थे पैकेज 5 में, पैकेज 6 में 4 थे, पैकेज 7 में 5 थे। इसके अलावा हमारे जो ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स हैं, जो कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी में पूरे ड्राइवर्स ऑपरेटर्स रहते हैं, पैकेज 5 में करीब 70 थे, पैकेज 6 में 93 थे और पैकेज 7 में 110 थे। लेबर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स में लेबर का काम बहुत था स्ट्रक्चर्स के टाइमली करने के लिए, तो हमारे पैकेज 5 में 560 लेबर्स थे, 680 हमारे पैकेज 6 में थे और पैकेज 7 में 770 लेबर रखे थे हमने। इसके अलावा कम ज़्यादा होते रहते थे, एज पर रिक्वायरमेंट हम बढ़ा देते थे जैसे जरूरत पड़ती थी। कहीं काम स्लो हो रहा था तो वो हम उसमें बढ़ा देते थे, लेबर बढ़ा देते थे, उनको ओवर टाइम कर करके हम लोग काम करवाते थे, ताकि नाइट शिफ्ट में भी काम होता था। लोग ये हैरान रहते थे कि इतना ये ऐसे कंडीशंस में हम लोग नाइट शिफ्ट में ही चला रहे हैं। पूरी यहाँ पे पूरी मैन पावर हमारी डे नाइट की रहती थी वहाँ पे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी की हम बात करें तो दीवान साहब, टोटल क्या मशीनरी आपके पास थी जो मूवेबल थी, रोड पे जो चलती थी, और क्या थी जो स्टैटिक थी जिसमें प्लांट शामिल थे? उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। सर, इसमें हमारा मेजर टास्क जो था, क्योंकि 620 कलवर्ट थे, 620 कलवर्ट में कोई 2 मीटर स्पैन का, कोई 3 मीटर स्पैन के थे। तो ये कलवर्ट जब तक कंप्लीट नहीं होते थे तब तक हमारा रोड का काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने एक प्री कास्ट प्लांट, जो कि मॉडर्न प्लांट था हमारा, प्री कास्ट कलवर्ट्स का प्लांट हमने एक लगाया था, जिससे हमने मोस्ट ऑफ द कलवर्ट्स जो है प्री कास्ट किए थे। हम सेगमेंट कास्ट करते थे, उसको शिफ्ट करते थे, डे नाइट में हमारी कास्टिंग चलती थी। वहाँ पे हमने प्री कास्ट प्लान लगा के उसके साथ गैंट्री लगाई थी, जिससे कि कास्टिंग जल्दी हो सके। उसमें गैंट्री लगाना भी एक चैलेंज था, वहाँ पे इतनी हाइट की गैंट्री लगाना। वो लगा के हमने कलवर्ट्स पूरे टाइमली कंप्लीट, हमने डे नाइट उसको कास्टिंग करके उसके कास्टिंग कंप्लीट करी है। उसके अलावा हमारे बैचिंग प्लांट्स से कंक्रीट के हमने पैकेज 5 और पैकेज 6 के प्लांट्स इकट्ठे रखे थे, क्योंकि ये दोनों को हमने 96 किलोमीटर को आधा आधा बांट दिया था। 48 किलोमीटर 5 और 6 हो गया और 48 किलोमीटर पैकेज 7 हो गया। तो हमने उसी हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। 5 और 6 के कुछ प्लांट्स हमने कॉमन रखे थे। बैचिंग प्लांट हमने पैकेज 5 में एक एक्स्ट्रा लगाया था, ताकि जो उसके नज़दीक के ब्रिजेस, तो मेजर ब्रिजेस थे, उसका कंक्रीट टाइमली हो जाए और टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो हमारे 5 और 6 में बैचिंग, पहले मैं 5 और 6 की मशीनरी बता देता हूँ। बैचिंग प्लांट 2 थे, हॉट मिक्स प्लांट 1 था, क्रशर हमने 2 लगाए थे। एक हमने मोबाइल क्रशर लगाया था और एक हमने स्टैटिक क्रशर लगाया था, वो 136 किलोमीटर में लगाया था। उसके अलावा WMM प्लांट था हमारा, जो कि हमने CTB और CTS भी किया, उसमें यूज़ किया था। एक्सवेटर हमारे 20 एक्सवेटर थे उसमें, पैकेज 5-6 में। उसमें ब्रेकर्स भी थे, जहाँ कुछ रॉक पोर्शन में जरूरत पड़ती थी तो हम ब्रेकर्स यूज़ करते थे। लोडर्स हमारे 5 थे, उसमें JCB 4 थी, हाइड्रा 2 लगाए थे, सॉइल कंपैक्टर 3 थे, ग्रेडर्स 2 थे, पेवर हमने 2 लगाए हुए थे, टेंडम 2 लगाए थे, वाटर टैंकर 3 थे, बिटमन ब्राउजर 1 था। इसके अलावा ट्रांजिट मिक्सचर जो कंक्रीट के लिए ले जाते 8 थे, और कंप्रेसर 2 लगाए थे, जहाँ पे रॉक एरिया में हमने ड्रिलिंग वगैरह करनी होती थी तो कंप्रेसर से करते थे। हाईवाज हमारे 30 हाईवाज थे, जो कि मटेरियल शिफ्टिंग के लिए हम यूज़ करते थे। ट्रेलर्स 2 थे, और कैंटर्स, जो जिससे हम कारगिल से मटेरियल मंगवाना, राशन मंगवाना या कोई सामान मंगवाना कैंटर्स यूज़ करते थे, या लेबर शिफ्टिंग के लिए।
3 कैंटर थे हमारे पास, और कैंपर्स हमारी जो छोटी गाड़ियां जो हमारी सुपरविजन के लिए रखते थे, और वो 15 थी ये पैकेज 5 और 6 में। तो ये सब मशीनरी हमारी डे नाइट की शिफ्ट में चलती थी, पूरी 24 आवर्स काम होता था हमारा, डे नाइट में हम काम करते थे। और पैकेज 7 का मशीनरी का मैं बता देता हूँ। इसमें 2 हमारे बैचिंग प्लांट लगाए थे हमने, कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स। HM प्लांट एक था, क्रशर एक लगाया था, WM प्लांट एक है, एक्सवेटर्स 22 लगाए थे। पैकेज 7 में हमारा ये पेंजिला पास और ये रॉक पोर्शन का एरिया पूरा पड़ता था, उसकी वजह से हमें ये एक्सवेटर और ब्रेकर जो हैं वो लगाने पड़े थे एक्स्ट्रा हमें। और ROCs लगाई थी हमने जो रॉक ड्रिलिंग के लिए होल करते थे उसके लिए। लोडर्स 3 थे, JCB 4 लगाई हुई थी, हाइड्रा 2 थे, सॉइल कंपैक्टर्स 3, ग्रेडर्स 2, पेवर्स 1 लगाया था हमने, टेंडम 2, वाटर टैंकर्स 3, बिटमन ब्राउजर 1, और TM 6 लगाए थे हमने, और कंप्रेसर्स 4, ROCs हमने 2 लगाई थी रॉक पोर्शन के लिए, हाईवाज 32 थे, ट्रेलर्स 2 थे, और 3 कैंटर लगाई थी, और 20 करीब हमारी छोटी गाड़ियां थी, कुछ इसमें आयर थी कुछ अपनी थी। ये मशीनरी हमने पूरी पैकेज 5, 6 एंड 7 में डिप्लॉय की थी। और इसमें एज पर रिक्वायरमेंट कभी हम 5 से 6 में भी शिफ्ट कर लेते थे, जैसे यहाँ पे कोई मशीनरी आइडल होती है तो उसको हम 6 या 7 में जहाँ जरूरत है एज पर रिक्वायरमेंट हम इसका शिफ्टिंग करके अपना काम, ताकि सफर ना हो, तो जहाँ पे जरूरत होती थी हम मशीनरी शिफ्ट कर लेते थे। मटेरियल सप्लाई के बारे में बताओ जरा, मटेरियल कैसे इतनी हाइट के ऊपर, सारा प्लेन से जाता था मटेरियल, तो आपका यहीं से जाता था, जम्मू से जाएगा या नॉर्थ इंडिया से जाएगा? मटेरियल सप्लाई खास करके आपका स्टील, सीमेंट एंड बिटुमेन, इन लोगों की सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या प्रयास किया आप लोगों ने? सर मटेरियल सप्लाई जो है इस एरिया में एक चैलेंज है, क्योंकि ये इतना रिमोट एरिया पड़ता था, रास्ते में रास्ता बहुत ख़राब था, लोग उधर आने के लिए रेडी नहीं होते थे, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह, उनको हमने फिर मटेरियल ले जाने के लिए कई दिक्कतें आती थी उसमें। एक हमारा जो मटेरियल मेन नीचे से आना है, जम्मू से आता था मटेरियल, जैसे सीमेंट है, हम लोग सीमेंट डायरेक्ट सीमेंट फैक्ट्री से हमने परचेज किया था, और वो रैक्स में जम्मू में आता था, जम्मू से फिर हम ट्रांसपोर्टर के थ्रू वहाँ से शिफ्टिंग करते थे। इसमें एक और बड़ा चैलेंज था, यहाँ से जो जिला पास पड़ता है जम्मू से, जब हम श्रीनगर से जब कारगिल की तरफ जाते हैं तो जो जिला पास पड़ता है वहाँ पे 9 टन से ऊपर गाड़ी अलाउड नहीं थी, 9 टन की गाड़ी जा सकती थी। तो वो एक चैलेंज था, 9 टन मटेरियल हम जो नीचे से जम्मू टू श्रीनगर फिर हम मटेरियल सीमेंट वगैरह शिफ्ट करते थे बड़ी गाड़ियों में, वहाँ फिर हमने स्टोर लिए हुए थे, वहाँ अनलोड करते थे वहाँ पे, फिर वो गाड़ियाँ 9 टन वाली गाड़ियों में दोबारा लोड करके हम उसको फिर साइट के लिए शिफ्टिंग होती थी हमारी छोटी गाड़ियों में। सिमिलरली स्टील का भी ऐसे ही था, 9 टन से ऊपर वहाँ मटेरियल अलाउड नहीं है ले जाने के लिए, तो हम मटेरियल स्टील और ये बिटमन जो भी गाड़ियां हैं बड़ी गाड़ियों में, पहले श्रीनगर में हम हमने स्टॉक यार्ड रखा हुआ है, वहाँ हमारे आदमी हैं गगनगिर में, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते थे, वहाँ से फिर 9 टन की गाड़ियों में फिर शिफ्ट करके दोबारा मटेरियल साइट पे पहुँचता था। इसका हमें बहुत मिन्यूटली प्लानिंग करना पड़ता था मटेरियल का, क्योंकि अगर एक भी चीज़ कम हो जाती है तो हमारी सारी प्रोग्रेस सफ़र होती है। इस वजह से हमें ये सारा मटेरियल एडवांस में स्टॉक करके रखना पड़ता था, ताकि कई बार क्या रोड बंद हो जाता था, जो जिला में कोई स्लाइड आ गया, या जम्मू और श्रीनगर के बीच का रास्ता बहुत बार बंद हो जाता था बारिशों के टाइम में खासकर, उस टाइम पे हमें फिर मटेरियल की शॉर्टेज, हम लोग बड़े बड़े स्टोर हमने वहाँ पे बनाए थे ताकि ये मटेरियल हम अपना स्टॉक रख सके, 1-2 महीने का मटेरियल ऑलरेडी स्टॉक करके रखते थे वहाँ पे। स्टील जो है हमने काफ़ी एडवांस में ही प्लानिंग करके एडवांस में ही डंप किया हुआ था, और बिटमन भी हमने इसी तरह सिमिलरली बिटमन भी हमने 300 टन लास्ट ईयर भी स्टॉक करके रखा हुआ था, ताकि हमारे मटेरियल की वजह से काम में दिक्कत ना हो। ये हमारी मेन
क्योंकि जगह ऐसी है वहाँ पे, एक अगर आपको नेल्स भी लेना है तो हमें कारगिल आना पड़ता है, जो कि यहाँ वहाँ से 100-120 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो वहाँ से हर एक मटेरियल लाना पड़ता था। जैसे कोई मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो हमारा यहाँ से, हम 100 लोगों से, हमारे नवदीप साहब हैं, उनसे नवनीत साहब हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके बाय एयर हम लोग मटेरियल यहाँ से मंगवाते थे। मशीनरी के पार्ट्स हो गए, कुछ हो गया, तो बाय एयर हमारा यहाँ से जाता था। हम लेह में हमने एक आदमी रखा हुआ था, वो वहाँ से कलेक्ट करता था, वहाँ से फिर कारगिल भेजता था। कारगिल फिर हम साइड से गाड़ी भेजते थे कारगिल से कलेक्ट करने के लिए, तो वो फिर ऐसे हम लोग पूरे पार्ट्स हो गए, कुछ और अर्जेंट मटेरियल हो गया, वो सब ऐसे मंगवाते थे सर। तो वहाँ पे और कंपनीज को भी, जैसे बताया आपने 8 पैकेज थे, 3 स्काईलार्क को मिले, 5 बाकी को, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी वहाँ पे? सर ये पैकेज 1 जो था, वहाँ शिवा हैदरी एक कंपनी है जो कि लद्दाख के ही है, जो जिसके ऑनर लद्दाख के ही रहने वाले हैं। तो वो पैकेज 1 उनके पास था। पैकेज 2 और 3 टॉप लाइन है, एक बिहार की कंपनी है, उनके भी लेह में लिंक्स हैं, उनके पास था। पैकेज 4 जो है श्रीनगर की कंपनी है यूनाइटेड जेलम, उनके पास है। और 5, 6, 7 हमारे पास था। और पैकेज 8 जो है वो सतीश अग्रवाल करके पंजाब का कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास है। ये सारे पैकेजेस में अभी तक जो प्रोग्रेस अभी हुई है, किसी का 25 to 40 के बीच में ही है अभी सारे पैकेजेस की प्रोग्रेस, जबकि हम लोगों ने 100% अपने तीनों पैकेज कंप्लीट कर दिए अक्टूबर में। 5 महीने वहाँ काम करने को मिलते हैं केवल साल के अंदर, बाकी तो बर्फ से ढका रहता है जी। आपकी कंपनी में ऐसा अलग क्या था जो आप 100% काम खत्म करके आ गए, वो लोग 25% पे हैं? क्या महसूस किया आपने, क्या स्ट्रेंथ है आपकी कंपनी की, जो इतना बड़ा काम जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, बाहर इंटरनेशनल कंपनीज के पास भी एक ये टॉपिक गया हुआ है डिस्कशन के लिए कि 3 साल में, यानी 450 दिन के अंदर 98 किलोमीटर रोड, जिसमें 600 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, कलवर्ट्स, बड़े ब्रिज, छोटे ब्रिज, और फिर ये कंपनी पूरा करके आ गई। वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों का रिटेन करना वहाँ पे बहुत चैलेंज है। तो इसमें आपको क्या लगा स्काईलार्क कंपनी में बाकी कंपनी क्यों पीछे रह रही है, क्या कारण है? सर स्काईलार्क कंपनी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम लेना चाहूँगा, आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका विजन है, आपका आर्मी बैकग्राउंड से है, आपको पता है कि ये रोड हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, आर्मी के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए ये रोड इम्पोर्टेंट है। तो आपकी गाइडेंस के हिसाब से काम चला है। उसके बाद फिर नवनीत साहब हैं, उनका विजन जो है वो बहुत आगे की सोचते हैं सर। जो नवनीत साहब ने हमें गाइड करते रहते हैं आगे के लिए। हेड ऑफिस से फॉलो अप जो है स्टाफ पे, हमारे जो बाकी हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट हो गया, P&M हो गया, HR वाले हो गए, इन लोगों से कोऑर्डिनेशन में हर एक चीज के लिए, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, ये 3M जो है हमारे, ये सब की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। नवदीप साहब से मेरा डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रहता था, क्योंकि वो नवनीत साहब कई बार आउट ऑफ इंडिया चले जाते थे, तो नवदीप साहब से ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन रहता था। वो प्रोक्योरमेंट और P&M जो है मेन वही देखते हैं। इस वजह से उनको एक बार हमें फ़ोन करना पड़ता था कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमें विदिन 24 आवर्स हमें वहाँ पे मिलती थी। वहाँ से कहीं कैसे भी भेजें, वहाँ से कैसे भी अरेंजमेंट करें, हर एक चीज़ के लिए किसी भी चीज़ की कमी होती थी। पेमेंट्स के लिए आज तक हमारा कैश फ्लो, कई इस प्रोजेक्ट में कैश फ्लो की कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से, आपसे और सब लोगों से जो सपोर्ट मिली है, उसकी वजह से ही हम ये काम कंप्लीट कर पाए। यही हमारी मेन स्काईलार्क की मेन स्ट्रेंथ है सर आज की डेट में। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। मैं आप सभी को, पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कल ही आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर, कल ही आप हेडक्वार्टर में पहुँचे हैं। उन तमाम लोगों को जिन्होंने आप काम किया है इतने एडवर्स कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे सर्दी के अंदर तो -30, -35 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी स्काईलार्क आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे ही कोई और टॉपिक लेके हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप इस
वीडियो को पसंद करें, खासकर सिविल इंजीनियर्स के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत नॉलेज वाला प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर हमने एक किताब आ रही है अनवीलिंग हाईवेज, उसमें भी हमने इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, एक चैप्टर इस पर डिवोट किया है जो मैंने ही लिखी है, बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आगे फिर हमको ऐसे टॉपिक लेके फिर हाजिर हो गए। मैं स्काईलार्क की तमाम टीम को, दीवान साहब को जो लीडर थे इस टीम के, इनको शुभकामनाएं देता हूँ दिवाली के ऊपर। सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।